स्टार्ट करना है? बच्चों से पूछने बातें ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट बॉक्स में ओके लिख दें या हैंड रेज कर दें, और वाइट बोर्ड भी अगर आपको सही तरीके से नज़र आ रहा है तो आप हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में ओके लिख दें। नहीं सर, 12-13 है। ठीक है सर, ठीक है सर। जी तो हम चैप्टर जो है 17 पढ़ रहे थे। इसमें से जो है सेकंड ईयर मैं ही पढ़ाऊंगा, जबकि फर्स्ट ईयर जो है वो अयाज साहब पढ़ाया करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास अयाज साहब के पास थी सेकंड ईयर की, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो टोटल जो सेकंड ईयर है वो मैं ही पढ़ाऊंगा। चैप्टर 17 हमारा चल रहा था, उसी से हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर जो है वो अयाज साहब ही पढ़ाया करेंगे। तो सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर 17 चल रहा था, लेकिन अयाज साहब जो है चैप्टर 19 पढ़ा रहे थे। तो आप लोग टोटल के टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आप ऑनलाइन हैं, तो आप टोटली जो है हम चैप्टर 17 ही पढ़ेंगे। और चैप्टर 17 के अंदर एक आर्टिकल हमने पढ़ लिया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जबकि हमारे पास नेक्स्ट है जिसमें हमने पढ़ा था जी स्ट्रेस, स्ट्रेन और इसके अलावा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस या स्ट्रेन को रिवाइज करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। जी तो स्ट्रेस क्या चीज थी हमारे पास कि फोर्स पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। कि वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो किसी भी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन पैदा कर देता है, उसकी शक्ल जो है चेंज कर देता है, शेप, लेंथ और वॉल्यूम, तीन में से कोई भी चीज चेंज कर देता है, तो हम कहते हैं हमारे पास डिफॉर्मेशन हो चुकी है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस, एंड मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेन। कि हमारे पास जो डिफॉर्मेशन को हम मेजर करेंगे उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो उसी के अंदर स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते थे, स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते थे। स्ट्रेस और स्ट्रेन में हमारे पास टाइप्स थी, एक टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन। तो हमारे पास अगर स्ट्रेस की वजह से लेंथ के अंदर चेंजिंग आती है तो टेंसाइल स्ट्रेस, और जो चेंजिंग आएगी लेंथ में, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, इट मीन डेल एल ओवर एल लिखा था, तो उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन से नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है जी, तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। क्या हमारे पास इलास्टिक लिमिट होती है, क्या है हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में। तो टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस जो कि हमारे पास लेंथ की वजह से प्रोड्यूस होती है, इट मीन कि वो स्ट्रेस जो लेंथ में चेंजिंग करती है, और लेंथ के अंदर जो कुछ चेंजिंग होती है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। तो हम ये कहते हैं जी टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेन से हमारे पास नेक्स्ट जो आर्टिकल, इसको समझने के लिए हम ये कहते हैं जी, लेट्स से कि हमारे पास कोई जो है आयरन का एक पीस है, किसी मेटल का, जरूरी नहीं आयरन का, किसी एक मेटल का एक पीस है, हम उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसके अंदर चेंजिंग आती है उसके लेंथ के अंदर, क्योंकि यहाँ हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन।
जी, तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन से रिलेटेड, तो हम ये कहते हैं अगर हमारे पास कि लेट अस कंसीडर मेटल वायर्स, मेटल पीस कि कोई हमारे पास एक मेटल पीस है, उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, और वो स्ट्रेस हम ऐसे हाथ से तो नहीं लगा सकते, इसके लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसके थ्रू जो है किसी भी मेटल के थ्रू पर जो स्ट्रेस लगाते हैं और उसके अंदर चेंजिंग आती है। तो ये एक मेटल का पीस जो है हम उस मशीन के अंदर फिक्स कर देते हैं, एक पॉइंट के ऊपर फिक्स होता है, लेट्स से कि अगर यहाँ से फिक्स है तो नेक्स्ट पॉइंट से नेक्स्ट एंड की तरफ से उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होती है जो कि उसके अंदर चेंजिंग लेके आएगी उसकी लेंथ वगैरह के अंदर। तो जो ही हम मशीन के अंदर वो मेटल का पीस रखते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होती है, उसके अंदर चेंजिंग आती है उसकी लेंथ के अंदर, उसी चेंजिंग को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। जी, तो फर्स्ट हमारे पास जो है हम कहते हैं जी स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान हम जो ग्राफ बनाएंगे उसी ग्राफ से हम टोटली इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमारे पास मशीन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमें एक ग्राफ देती है, उस ग्राफ के थ्रू हमें काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है जिसके अंदर यही है हमारे पास इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। तो जी कोई भी हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जी हमारे पास ओरिजिन, यहाँ पे हम ले लेते हैं जी स्ट्रेन और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्ट्रेस। जी, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान हमारे पास ग्राफ बनेगा, और ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ बनता है इसके अंदर क्या चेंजिंग आती है, क्या जो है वैल्यूज स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद वैल्यू स्ट्रेन की चेंज होती है, ये हमने डिस्कस करना है। जी, तो इनिशियली जो है ये हमारे पास पॉइंट नोट कर लेते हैं, ओरिजिन के ऊपर है, तो इसका मतलब है अभी हमने उस सिस्टम को, उस मेटल वायर्स को रखा हुआ है और उसके ऊपर स्ट्रेस जो है अभी हमने अप्लाई करना स्टार्ट नहीं की। इट मीन कि वो चीज इनिशियली जो है अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर मौजूद है, अभी उस मशीन के थ्रू हमने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करना स्टार्ट नहीं की। तो जो ही हम स्ट्रेस अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो ये स्ट्रेस की वजह से उसकी लेंथ के अंदर चेंजिंग आ जाती है। तो जब चेंजिंग आ जाती है तो हम ये कहते हैं जी हमारे पास उसके लिए जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आता है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, और किसी भी ग्राफ के अंदर जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन शो हो जाती है हमारे पास, जी अब वीडियो नजर आ रही है? जी चलें जी, अब हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन होता है तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। जब स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है तो स्ट्रेट लाइन के अंदर इट मीन कि स्ट्रेस और स्ट्रेन किसी भी ग्राफ में अगर वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है तो इट मीन वो दो चीजें जो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर हमने ली हुई हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स लेट्स से इसे पॉइंट का नाम दे देते हैं, ए पॉइंट है, तो O टू A पॉइंट तक मेरे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन जिस रेशो के साथ हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उस मशीन के थ्रू, उसी रेशो के साथ उसकी स्ट्रेन चेंज हो रही है। इट मीन कि उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो रही है। जी, तो हम ये कहते हैं जी अगर हम जितनी रेशो के साथ स्ट्रेस अप्लाई करते जाते हैं उसी रेशो के साथ स्ट्रेन जो है चेंज होती जाती है। इट मीन स्ट्रेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और अगर स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट मींस हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ क्या है हमारे पास, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन्स, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसे हम बोलते हैं हुक्स लॉ। इट मीन O टू A हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट मीन ये हमारे पास क्या है, हुक्स लॉ वैलिड है इस पॉइंट तक। और यहां तक जो स्ट्रेस हमारे पास होती है उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं जी, प्रोपोर्शनल स्ट्रेस।
जी, तो प्रोपोर्शनल स्ट्रेस हमारे पास क्या है? ग्रेटेस्ट स्ट्रेस that material can endure without losing the proportionality between stress and strain. Greatest stress that material can endure without losing the state line proportionality between stress and strain, कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल इंड्योर कर सकता है, बेयर कर सकता है, जबकि वो अपनी स्टेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी को जो है लूज ना करे। इट मीन हुक्स लॉ उसके अंदर वैलिड होता रहे। तो हम ये कहते हैं ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्योर विदाउट लूजिंग द स्टेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हमारे पास ये लिमिट्स क्या कहलाएगी? प्रोपोर्शनल स्ट्रेस। और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा पी से। इसका मतलब है ये मेरे पास यहाँ पे जो स्ट्रेस अप्लाई हो रही है ये है सिग्मा P. सिग्मा P इज नोन एज प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, के वो स्ट्रेस जिसकी वजह से हमारे पास स्टेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो मौजूद रहती है। इट मीन हुक्स लॉ इज वैलिड। यहां तक हमारे पास जो हुक्स लॉ है वो वैलिड रहता है। O टू A पॉइंट तक हमारे पास जो हुक्स लॉ है वो वैलिड रहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जब ग्राफ ऑब्टेन होता है तो फर्स्ट जो हमारे पास लिमिट ऑब्टेन होती है, जो फर्स्ट स्ट्रेस होती है, इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल स्ट्रेस। इट मीन कि प्रोपोर्शनल स्ट्रेस के अंदर हुक्स लॉ वैलिड है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं इन प्रोपोर्शनल लिमिट हुक्स लॉ इज वैलिड। तो प्रोपोर्शनल लिमिट अब क्या हो गई हमारे पास? ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्योर बेयर विदाउट लूजिंग द स्टेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कि जब तक वो अपनी स्टेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी को लूज नहीं करता उस वक्त तक जो उसके अंदर स्ट्रेस होती है उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल स्ट्रेस। और इस प्रोपोर्शनल स्ट्रेस के अंदर हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ यही होता है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन द प्रोपोर्शनल लिमिट, के प्रोपोर्शनल लिमिट्स के अंदर अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए जी, अब हम कहते हैं अगर उसी हमारे पास मेटल वायर के ऊपर नेक्स्ट स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं, थोड़ी सी मजीद जो है स्ट्रेस की जो वैल्यूज है वो इंक्रीज कर देते हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो अगर हम वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो उसकी लेंथ के अंदर दोबारा से चेंजिंग आएगी। लेकिन ये जो चेंजिंग आएगी इसके लिए हमारे पास ग्राफ कुछ यूं ऑब्टेन होता है। ए टू बी अगर आप देखें तो यहां से यहां तक ये दो पॉइंट्स बनते हैं ए बी। अगर आप कोर्स से देखें तो ए से बी तक जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइन जो है कर्व शेप में बन चुकी है। अगर लाइन कर्व है तो इट मींस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन यहाँ पे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो इट मीन हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। और हम ये कहते हैं यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन होती है इसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। यहां पे जो हमारे पास जी बेटा, आवाज और वीडियो यहाँ से जा रही है, आप अपना नेटवर्क चेक कर लें, या वहां से आप जो है अपने सिग्नल प्रॉब्लम होगा जिस वजह से आपके पास आवाज या वीडियो नहीं आ रही, तो यहाँ से हमारे पास जो है ओके है सिस्टम्स। चलें जी, हम ये कहते हैं जी हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रेस होती है ए टू बी, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट्स। इट मीन कि यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन होगी तो उसे हम कहते हैं सिग्मा ई। सिग्मा पी को हमने कहा था प्रोपोर्शनल स्ट्रेस या प्रोपोर्शनल लिमिट्स, तो यहाँ पे हमारे पास इलास्टिक लिमिट्स ऑब्टेन होती है। इस प्रोपोर्शनल लिमिट्स भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इलास्टिक लिमिट्स है।
इलास्टिक लिमिट्स क्या है हमारे पास, O टू B तक। इट मीन जो हमारे पास प्रोपोर्शनल स्ट्रेस में सेम है, सिग्मा P है, ये केस हमारे पास कहां से कहां तक है, O से A तक है ये। जबकि O से B तक अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारे पास पोर्शन बनता है इसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट्स। इट मीन कि A टू B देखें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। जितनी हम स्ट्रेस लगाएंगे उतने जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस जो है जिस अमाउंट से लगा रहे हैं स्ट्रेन उससे ज्यादा चेंजिंग आएगी। असल में ऐसा क्यों है जी, तो इसकी एक वजह है, ऑलरेडी जो है जितनी हम स्ट्रेस लगा रहे थे उतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही थी, उसकी लेंथ उतने अमाउंट में चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या चेंजिंग आ गई है, क्योंकि हम कहते हैं जो ही हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे उसकी स्ट्रेन चेंज हो रही थी, उसकी लेंथ चेंज हो रही थी। लेकिन जब हम मजीद स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो वहां पे जो है स्ट्रेन के अंदर जो लेंथ के अंदर इंक्रीजमेंट है, लेंथ जो चेंज हो रही थी वो ज्यादा चेंज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप यूं समझें कि ऑलरेडी जो है हमने उसे इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया था उस मेटल को, लेकिन अब उस मेटल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है थोड़े से इरेगुलर वे में हो चुके हैं। ऑलरेडी तो वो एक फिक्स पोजीशन पे थे, क्योंकि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं स्ट्रेन में चेंजिंग आती है तो वो मॉलिक्यूल अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी, डिस्टर्ब तो अब हो चुके हैं, जब एक चीज डिस्टर्ब हो जाती है, जब उसके ऊपर मजीद स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन में ज्यादा चेंजिंग आती है, जिस वजह से स्ट्रेस एंड strain are not proportional to each others from A to B। लेकिन यहां तक भी बॉडी को अगर हम छोड़ देते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करना छोड़ देते हैं, तो बॉडी जो है वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर, वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ के अंदर वापस आ जाती है। तो इसका मतलब है O to B तक हमारे पास जो प्रोसेस है ये टोटल, ये वो बॉडी इलास्टिसिटी में है। इलास्टिसिटी क्या थी, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल वॉल्यूम्स, ओरिजिनल लेंथ, कि अगर हमारे पास वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाती है तो यहाँ तक जो हमारे पास सिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसका मतलब है O टू B तक ये वाला जो पोर्शन है मेरे पास टोटली ये है इलास्टिसिटी का। यहां तक जो मेरे पास पोर्शन है ये मेरे पास पोर्शन है इलास्टिसिटी का। इट मींस कि A तक जाए या B तक ऑब्जेक्ट जाए, जहां तक भी जाएगा, अगर हम कहते हैं उसके ऊपर से स्ट्रेस हम अप्लाई करना खत्म कर देते हैं तो वो बॉडी अपने वापस ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाएगी और ये कर्व भी रिट्रेस हो जाएगी, दोबारा O के ऊपर वापस आ जाएगी। इसका मतलब है हमारे पास इलास्टिक लिमिट फिर क्या हो गई कि ये एक ऐसे हमारे पास लिमिट्स है, इसके अंदर अंदर ऑब्जेक्ट इलास्टिसिटी में होता है। इट मीन एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज नोन एज इलास्टिसिटी, कि वो ऑब्जेक्ट अपनी वापस ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाता है, ओरिजिनल लेंथ तक आ जाता है। तो हम ये कहते हैं यहाँ तक जो हमारे पास सिस्टम है वो इलास्टिसिटी में है। चलें, अगर हम कहते हैं ये जो बी पॉइंट है इसे हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है, यील्ड पॉइंट स्टेटमेंट जिसे हमने बीन पॉइंट्स कहा हुआ है। यील्ड पॉइंट इज अ पॉइंट्स बियॉन्ड विच if we increase the stress then body will be in permanent deform, कि अगर हम बी पॉइंट के बाद मजीद कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म में चली जाएगी। इट मींस कि वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस नहीं आएगी। जरा गौर करना है, लेट्स से अगर हम कहते हैं इनिशियली जो है ओ के ऊपर ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसी कर्व के साथ हमने रिलेट कराना है, स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट ए के ऊपर चला गया है। ए पॉइंट वो है जब तक वो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं और ऑब्जेक्ट अपनी वापस ओरिजिनल शेप के अंदर भी वापस आ जाएगा। लेकिन जब मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ए टू बी वो पोर्शन है जहां पे ऑब्जेक्ट वापस तो जरूर आ जाएगा ओरिजिनल शेप में, इलास्टिसिटी अभी भी मेंटेन है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन ए से बी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। जब हम कहते हैं अगर बी पॉइंट से मजीद उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो अब ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। इट मीन beyond the B point, if we cross the B point, object will be in the permanent deform, कि ऑब्जेक्ट जो है परमानेंटली डिफॉर्म में चला गया है। इट मीन यहां तक उसकी इलास्टिसिटी सी, अगर B को क्रॉस करते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और ऑब्जेक्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास चला जाएगा। इन केस ऑफ नेक्स्ट पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी C पॉइंट्स है, तो B टू C तक ये जो रीजन है इसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ये वाला जो रीजन है B टू C इसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब हम कहते हैं प्लास्टिसिटी हमारे पास क्या है,
ability of body to return to its original shape, elasticity, ability of body does not return to its original shape, it mean के B points को क्रॉस करने के बाद B points कौन सा था, yield point, those points at which objects will be impermanently deformed, कि ऐसा पॉइंट जिसको क्रॉस करते हैं तो ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, और ये परमानेंटली जब डिफॉर्म होता है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इलास्टिसिटी में नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट प्लास्टिसिटी में चला गया है। इट मीन B to C तक वो पॉइंट्स है जब ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर, वो जो मेटल का हमने पीस लिया हुआ था, मेटल की वायर ली हुई थी, वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस नहीं आएगी। इसका मतलब है B पॉइंट्स हमारे पास वो पॉइंट्स है जिसे हमने यील्ड पॉइंट कहा हुआ है, वो पॉइंट है जिस जो हमें डिसाइड कर रहा है। इट मीन इट इज अ बाउंड्री बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, कि ये हमारे पास बाउंड्री है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के दरमियान, कि इस पॉइंट से पहले ऑब्जेक्ट वापस आ जाता है ओरिजिनल शेप के अंदर, लेकिन इस पॉइंट्स के बाद ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता। इसका मतलब है B to C जो रीजन है वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है। और इस C पॉइंट्स के ऊपर जो स्ट्रेस होती है उसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा M से, जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, U अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, UTS जिसे हम डिनोट करते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, और सिग्मा M से डिनोट करते हैं। अब ये क्या हमारे पास स्ट्रेस है, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन bears, मटेरियल कैन withstands, वो स्ट्रेस जब तक मटेरियल वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, मटेरियल्स मौजूद रहता है, परमानेंटली डिफॉर्म तो वो वैसे ही हो गया, लेकिन मटेरियल मौजूद रहता है। इट मीन मटेरियल्स डज नॉट ब्रेक, कि मटेरियल्स जो है वो टूटता नहीं है उस ऑब्जेक्ट पॉइंट्स तक। तो इट मीन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जिसे हम सिग्मा M से डिनोट कर रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड्स, और इसको हमने पॉइंट्स जो है नाम दिया हुआ है, C पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है, कि C पॉइंट्स तक जो स्ट्रेस होती है इसे हम बोलते हैं हमारे पास जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, जिसे सिग्मा M से डिनोट करते हैं। अगर हम कहते हैं इससे भी मजीद स्ट्रेस अप्लाई करें, तो जब इससे मजीद स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो मटेरियल जो है अब टूटना शुरू हो जाएगा, और एक पॉइंट D आ जाता है जिसे हम कहते हैं सिग्मा F। इट मीन फ्रैक्चर स्ट्रेस, कि ऐसी स्ट्रेस जिसके ऊपर जाके मटेरियल टूट जाता है, क्योंकि अब वो मजीद स्ट्रेस जो है बेयर नहीं कर पाता। अगर वो मजीद स्ट्रेस बेयर नहीं कर पाता तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो मटेरियल टूट जाता है। तो इस स्ट्रेस को हम नाम बोलते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस, फ्रैक्चर स्ट्रेस जिसे हमने सिग्मा F से डिनोट किया हुआ है। जी तो चले इसी कर्व्स को दोबारा देखते हैं। अब जरा थोड़ा गौर से समझनी है बात, कि इनिशियली मेरे पास O पॉइंट के ऊपर है, और O पॉइंट ये है कि अब अभी तक हमने उस मेटल वायर के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया। अगर कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं की तो O पॉइंट्स के ऊपर है। जो ही हम उसके ऊपर स्ट्रेस मशीन के थ्रू स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी चेंजिंग आती है उसके लेंथ के अंदर। यहाँ पे हम टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो जो चेंजिंग आती है O to A तक एक पोर्शन आता है, हम कहते हैं ये वो पोर्शन है जब तक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट्स। It means greatest stress that a material can bears without losing the straight line proportionality between stress and strain, कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो मटेरियल बेयर कर सकता है बगैर स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी को लूज किए। इट मीन हुक्स लॉ इज वैलिड इन प्रोपोर्शनल लिमिट्स, के हुक्स लॉ जो है प्रोपोर्शनल लिमिट्स के अंदर वैलिड होता है। चलें जी, तो इस पॉइंट्स को हमने A का नाम दे दिया सिग्मा, हमने P नाम दे दिया प्रोपोर्शनल लिमिट्स। एक और बात, हम इसे हुक्स लिमिट भी बोल सकते हैं। व्हाई हुक्स लिमिट? इस वजह से बोल सकते हैं कि इस लिमिट्स के अंदर इस रीजन के अंदर हुक्स लॉ वैलिड है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। तो इसका मतलब है इस लिमिट्स को हुक्स लिमिट भी कह सकते हैं। चलेंगे, अगर हम कहते हैं उसके ऊपर मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, कि A पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूं, अगर मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जी पॉइंट्स B ऑब्जेक्ट पॉइंट B के ऊपर चला जाता है। लेकिन A to B अगर आप गौर से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व्ड पोर्शन है। A से B तक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं होती बल्कि कर्व्ड पोर्शन है। अगर कर्व्ड पोर्शन है तो इट मींस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इट मीन हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड।
अगर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है तो इट मींस कि हमारे पास ये जो पोर्शन A to B आया है ये वो पोर्शन है जहां हुक्स लॉ तो वैलिड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी भी इलास्टिसिटी में है, अभी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है कि वो दोबारा वापस आ जाएगा। इसका मतलब है इलास्टिक लिमिट्स मेरे पास क्या है कि वो लिमिट्स है जब तक ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो यहां तक जो लिमिट बनती है इसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट्स। और बी पॉइंट्स को मैंने नाम दिया हुआ है यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, वो पॉइंट जहां तक ऑब्जेक्ट इलास्टिसिटी में रहता है उसको जो ही क्रॉस करते हैं वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। इट मीन यील्ड पॉइंट on the curve is a point at which objects in the permanently deform, कि वो पॉइंट जिसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो ऑब्जेक्ट फौरन से जो है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो यील्ड पॉइंट इज अ बाउंड्री बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, कि यील्ड पॉइंट मेरे पास बाउंड्री है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के दरमियान। चलें, तो अब प्लास्टिसिटी क्या है, क्योंकि जो ही यील्ड पॉइंट बी को क्रॉस करते हैं उसके ऊपर मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। तो जब मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो अब ये केस है कि ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी वापस ओरिजिनल शेप ओरिजिनल लेंथ के अंदर वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है उसकी इलास्टिसिटी हो चुका है वो ऑब्जेक्ट्स। सिंपल आप इसकी इलास्टिक एग्जांपल देखना चाहिए, स्प्रिंग के केस में आपको सही एग्जांपल समझ आएगी। तो बहरहाल हम ये कहते हैं जी अगर हम उसके ऊपर मजीद अप्लाई करते हैं स्ट्रेस, तो यहाँ तक जो स्ट्रेस थी उसे हमने इलास्टिक लिमिट्स कह दिया, इस पॉइंट्स को यील्ड पॉइंट कह दिया, लेकिन इससे भी मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। अब जो बॉडी है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो चुकी है। परमानेंटली डिफॉर्म जो ही होती है, इस एबिलिटी को, इस बिहेवियर ऑफ द मटेरियल को हम नाम देते हैं जी इट इज द प्लास्टिसिटी। इट मीन कि वो एबिलिटी बॉडी की मटेरियल की जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप ओरिजिनल लेंथ, यहाँ टेंसाइल की बात करें लेंथ की बात करें तो ओरिजिनल लेंथ के अंदर अगर वापस नहीं आती तो इट मीन परमानेंटली डिफॉर्म। दिस इज बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इज नोन एज प्लास्टिसिटी। चैलेंज हम कहते हैं अगर पॉइंट सी के ऊपर आता है जिसे हमने नाम दिया है सिग्मा एम, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, maximum stress at which materials can withstand without break, कि मटेरियल ब्रेक डाउन नहीं होता। आम अल्फाज में सबसे ज्यादा वो स्ट्रेस जो मटेरियल अपने अंदर बेयर कर सकता है कि वो टूटे नहीं। अगर वो टूट गया तो फिर वो बन जाती है फ्रैक्चर स्ट्रेस, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस मटेरियल की मैक्सिमम कैपेबिलिटी मैक्सिमम कैपेसिटी की जहां तक वो अपनी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस को जो है बेयर कर सकता है और मटेरियल विथस्टैंड रहे, मटेरियल टूटे नहीं, उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन हम कहते हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो फिर वो हमारे पास बन जाता है फ्रैक्चर स्ट्रेस। मतलब ऐसी स्ट्रेस जहां पे मटेरियल टूट जाता है तो वो बन जाती है फ्रैक्चर स्ट्रेस जी। तो इसी टोटल डिस्कशन से हमने मटेरियल को दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक को हम नाम देते हैं डक्टाइल सब्सटेंस, दूसरे को हम नाम देते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। डक्टाइल सब्सटेंस, ब्रिटल सब्सटेंस जी। तो डक्टाइल सब्सटेंस क्या है और ब्रिटल सब्सटेंस क्या है जी। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, डेफिनेशन करने से पहले हम पे पॉइंट समझ लें। कुछ मटेरियल ऐसे होता है हमारे पास जिनके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, वो अपने इलास्टिक लिमिट्स को जो ही क्रॉस करते हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पहले परमानेंटली डिफॉर्मेशन प्लास्टिसिटी शो करते हैं उसके बाद टूट जाते हैं। ये सामने जो मेरे पास ग्राफ है जो कर्व ऑब्टेन हुई है ये है डक्टाइल मटेरियल के लिए, डक्टाइल सब्सटेंस के लिए, मतलब वो सब्सटेंस जो ऑलरेडी प्लास्टिसिटी शो करेंगे। ये इलास्टिसिटी का रीजन है, ये वाला जो रीजन है बी टू सी जो रीजन है मेरे पास, ये वाला रीजन टोटल क्या कहलाता है प्लास्टिसिटी का। इसका मतलब है डक्टाइल सब्सटेंस प्लास्टिसिटी शो करने के बाद ब्रेक डाउन होंगे, बाद में टूटेंगे, पहले परमानेंटली डिफॉर्मेशन शो करेंगे। तो हम ये कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंस फिर क्या हो गए, दो सब्सटेंस विच show permanently deformation, which show plasticity and then breaks down. Those substances which show permanently deformation
then breaks down is known as ductile substance, के ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जो पहले हमारे पास परमानेंटली डिफॉर्मेशन शो करते हैं, प्लास्टिसिटी शो करते हैं, उसके बाद टूटते हैं, तो वो सब्सटेंस कहलाते हैं डक्टाइल सब्सटेंस। जबकि ब्रिटल सब्सटेंस क्या है? दो सब्सटेंस विच ब्रेक्स जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस, कि जो ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है वो सब्सटेंस टूट जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। तो इट मीन डक्टाइल, ये सामने जो कर्व मैंने बनाई हुई है जिस मटेरियल के लिए, ये है डक्टाइल सब्सटेंस के लिए। तो ब्रिटल के लिए क्या बनेगी वो अभी हम बना देते हैं जी। क्या डिफाइन किया हमने से? दो सब्सटेंस विच शो प्लास्टिसिटी एंड देन ब्रेक्स डाउन इज नोन एज डक्टाइल सब्सटेंस। इसकी एग्जांपल में हम कहते हैं कॉपर, लेड। जबकि ब्रिटल सब्सटेंस के लिए क्या है जी? मैंने अभी बात किया, दो सब्सटेंस which breaks just after the elastic limit is cross, कि जो ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है तो वो सब्सटेंस टूट जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। इस ब्रिटल सब्सटेंस के लिए अगर कर्व ऑब्टेन करें तो हमारे पास ये कर्व ये सेम टू सेम ऐसे आएगी, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। क्या चेंजिंग आएगी? कि ये प्लास्टिसिटी वाला रीजन नहीं होगा, फ्रॉम बी टू सी ये वाला पोर्शन नहीं होगा कि उनके अंदर जो ही स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई और उस सब्जेक्ट ने टूट जाना है। इट मीन बी टू सी वाला पोर्शन जो है इस सब्जेक्ट के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर, इस मटेरियल के अंदर नहीं आएगा। तो इसकी कर्व फिर किस तरह से बनेगी? O पॉइंट्स, A पॉइंट्स, A टू B पॉइंट्स, लेकिन ये B टू C नहीं आएगा डायरेक्टली, ये B पॉइंट्स और C पॉइंट एक ही पॉइंट्स के ऊपर हैं। तो नेक्स्ट जो आगे तो पॉइंट्स आएंगे जिसके ऊपर जाके वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये दरमियान वाला B टू C, ये B भी पॉइंट यही है और समझे C भी पॉइंट यही है, ये वाला रीजन कट ऑफ हो गया है। नेक्स्ट आ जाएगा D, जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब है यूं समझ लें कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो ब्रिटल सब्सटेंस में नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे सब्सटेंस थे कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस को बेयर करते हैं लेकिन प्लास्टिसिटी शो कर रहे होते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो कर रहे होते हैं। लेकिन ब्रिटल सब्सटेंस हमारे पास वो हैं जो ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई उन्होंने टूट जाना है। तो दो सब्सटेंस विच shows plasticity then breaks down is known as ductile substance, कि वो सब्सटेंस जिनके ऊपर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो परमानेंटली डिफॉर्मेशन के बाद टूटते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंस। दो सब्सटेंस which breaks just after the elastic limit cross is known as brittle substance, कि वो सब्सटेंस जो इलास्टिक लिमिट को जो ही क्रॉस करते हैं तो वो टूट जाते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं ब्रिटल सब्सटेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंस में जो है बी टू सी वाला जो रीजन है, जहां तक मैंने प्लास्टिसिटी लिखी हुई है, ब्रिटल सब्सटेंस के अंदर ये रीजन मौजूद नहीं होता, कि वो इतनी उनके पास कैपेबिलिटी। इसकी एग्जांपल देखते हैं फिर आपको फौरन समझ आ जाएगी। इसकी एग्जांपल में है ग्लास। ग्लास जो है ये हमारे पास परमानेंटली डिफॉर्मेट में नहीं चला जाता, प्लास्टिसिटी शो नहीं करता, कि ऐसा नहीं है कि हम उस ग्लास के ऊपर फोर्स लगाएं और वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, या चले लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ चेंज हो जाए लेकिन वो टूटे नहीं। ऐसा नहीं होता, कि जो ही हम फोर्स लगाते हैं बी पॉइंट, इलास्टिक लिमिट वो चीज है कि इलास्टिसिटी जो ही उनके अंदर खत्म होती है, उनके अंदर प्लास्टिसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली तौर पे जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो बी टू सी वाला रीजन जो है वो गैप होता है, उनके अंदर नहीं होता है। तो इट मीन बी और सी पॉइंट्स उनके ऊपर एक ही पॉइंट्स के ऊपर होता है। तो ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंस में नहीं होगी, क्योंकि डक्टाइल सब्सटेंस को वो ऐसे डक्टाइल सब्सटेंस में होगी, ब्रिटल सब्सटेंस में नहीं होगी, क्योंकि डक्टाइल सब्सटेंस तो मैक्सिमम स्ट्रेस बेयर करने के बाद, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करने के बाद फिर जाके टूटते हैं, लेकिन ब्रिटल सब्सटेंस में ऐसा कोई केस नहीं होता जी। एनी क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन है? जी रबर ब्रिटल सब्सटेंस हो सकता है। देखें जी, रबर के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ये गौर करना है, तो फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद
जो ही हमारे पास फोर्स हटा देते हैं वहां से, इट मीन स्ट्रेस हमने अप्लाई खत्म कर दी, तो इलास्टिसिटी तो बराबर शो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करने के बाद जाके टूटे, नहीं ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है रबड़ फिर आपके पास किसके एग्जांपल में आएगा, ब्रिटल सब्सटेंस के एग्जांपल में आएगा, क्योंकि वहां पे हमारे पास जी ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। जी कोई और क्वेश्चन? जी बेटा एनी क्वेश्चन? जी तो ये जो क्लास अयाज साहब के पास है, या जो जितने भी टोटल सेकंड ईयर जो क्लास है वो मैं ही पढ़ाऊंगा, और हम चैप्टर 17 नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे जितने भी हमारे पास लेक्चर होंगे। और बेटा ये बात आप अपने माइंड में रख लें कि ये जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, ये आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से हमारा फर्ज पूरा हो गया, हमने यहाँ पे आपको लेक्चर दे दिया। वो अब आपका मसला है कि आप जो है ऑनलाइन हैं या नहीं है। जो आपके मजीद फेलोज आपके हैं जो ऑनलाइन नहीं हो रहे या मतलब लेक्चर नहीं सुन रहे यूट्यूब पे, तो आप कोशिश करें हमसे कंटेक्ट करें, क्योंकि ये जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं हम दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जितने चैप्टर यहाँ ऑनलाइन में हो जाएंगे एंड सो ऑन, नेक्स्ट चैप्टर जो रहते हैं वो कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात जो है आप अपने माइंड में बिठा लें कि जो चीज़ यहाँ पे जी अयाज साहब बेटा जो है वो फर्स्ट ईयर को पढ़ाया करेंगे, सेकेंड ईयर को मैं ही पढ़ाऊंगा, और चैप्टर 17 ही चलेंगे। हाँ जो इन्होंने चैप्टर 17 पढ़ा होगा, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि हमने तो चैप्टर 17 18 पढ़ा हुआ, 19 पे हम जो है पहुंच चुके हैं, तो आप चैप्टर 17 और 18 जब तक हम पढ़ते हैं आप रिवाइज करते जाएं, और आप नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 19 से जब आप वापस आएंगे तो वहां से स्टार्ट कर देंगे। सेकेंड ईयर में ही पढ़ाऊंगा और फर्स्ट ईयर सब पढ़ाएंगे। जी बेटा एनी क्वेश्चन? जी तो ये कोशिश क्या करें, आप जहाँ पे जो लेक्चर लेते हैं अगर यहाँ से आपका किसी मजबूरी की वजह से मिस हो जाता है तो आप यूट्यूब पे अपना लेक्चर ये सुन सकते हैं। लेकिन ये नेक्स्ट दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो लेक्चर हम ऑनलाइन यहाँ पढ़ा रहे हैं ये आपको दोबारा जो है हम क्लास में रिपीट नहीं कराएंगे, नेक्स्ट जो बच्चा होगा कोर्स हम वही चलाएंगे। ये हो गए सर, सारे हो चलो अब 2 मिनट लिए चले। जी कोई और क्वेश्चन हो तो आपका? जी बेटा एनी क्वेश्चन? जी मोस्टली उन बच्चों का क्वेश्चन होगा जो अयाज साहब के पास पढ़ रहे थे 19 चैप्टर, तो आप जो है ये चैप्टर 17 ही हम चलाएंगे और ये आप रिवाइज करते जाएं। स्ट्रेन एनर्जी, तो नेक्स्ट वही हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी नेक्स्ट जो भी हमारा जिस डे को हमारा लेक्चर होगा। तो ये कोशिश क्या करें आप जो है बता दिया करें ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं कि आप आपके पास कोई जो है मसला होता है या यहीं पे चैट बॉक्स में बता दिया करें, क्योंकि सम टाइम यहाँ से हमारे पास ओके होता है सिस्टम, लेकिन आपके पास सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से जो है आपको सही जो है या तो वीडियो नहीं आ रही होती या फिर जो है ऑडियो का प्रॉब्लम होता है, या सम टाइम यहीं से भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि न्यू सिस्टम है हमारे लिए भी कुछ मसाइल हैं। तो आप कोशिश किया करें जो है आप कोऑपरेट करें और जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। और मंडे से जो है आपका, चलें ये भी आपको बात बता देते हैं, मंडे से आपका जैसे आपका वीकली शेड्यूल चल रहा था प्रीवियसली वैसे ही चलाएंगे, और टेस्ट जो है जो आपके होने हैं सेकेंड ईयर के वो आपको तमाम ग्रुप्स में जो है बता दिया गया होगा। जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास चैप्टर 12 जो है कंप्लीट होगा, स्मार्ट सिलेबस वो आपके पास मौजूद होगा, स्मार्ट सिलेबस तो आपको बाजार से भी किसी मिल जाएगा, या अगर वैसे भी हम जो है कोशिश करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF फाइल में दे देंगे।
जी एनर्जी बैंड थ्योरी हो गया था, वो हमारी डिस्कशन नहीं हुई थी, हमें पता नहीं था कौन सा टॉपिक है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी हो गया बेटा, बिल्कुल। तो एनर्जी बैंड थ्योरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तो हो गया है। जो नेक्स्ट आर्टिकल इस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर में जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहते हैं वही हम पढ़ लेंगे। जी किस टाइम पेपर होगा? पेपर जो है आपने घर बैठ के देना है। तो जी टेस्ट जो है शेड्यूल तो वही है जैसे होता था, वो आपको याद ही होगा कि फिजिक्स का किस दिन होता था, केमिस्ट्री का किस दिन होता था। लेकिन मसला यह है कि टेस्ट हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी देंगे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप जो इन बच्चों के पास नहीं है तो वो यहाँ से भी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। ये टेस्ट बेटा आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम लिखना चाहते हैं। क्योंकि लेट्स से सपोज चलें कि कल आपका फिजिक्स चैप्टर 12 का टेस्ट है, तो चैप्टर 12 जो है आप याद करेंगे आज, और कल लेक्चर लेने के बाद, क्योंकि लेक्चर तो चलते रहेंगे कंटिन्यूसली, लेक्चर लेने के बाद आप सेकंड टाइम में जो आपके पास टाइम है या जब भी, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम निकाल के वो टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं। और कोशिश कीजिएगा ये टेस्ट अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं और ईमानदारी से, क्योंकि ये शर्त है। ठीक है जी, अगर आप खुदा ना खास्ता बुक खोल के देखेंगे तो ये आपका भी नुकसान है। ठीक है जी, इसमें हमारा कोई जो है लॉस नहीं होगा, ना इदारे का कोई लॉस होगा, ये बेटा आपका नुकसान होगा। कोशिश करनी है ये टाइम बेटा आप खुद एडजस्ट कर लें। कोशिश करें कि आप, मेरा आपको जो मशवरा ये है कि आप कोशिश किया करें अपने जो है एक रूम को आप स्टडी रूम बना लें कि ये हमारे पास ये है और हमने इसके अंदर ये लेक्चर लेने हैं और ये हमारा टेस्ट टाइम है, इस टाइम में हमने टेस्ट तैयार करना है और इस टाइम में हमने टेस्ट देना है बस। और टेस्ट आप लिखेंगे वहां से आप जो है यहाँ ऑफिस में जमा करा देंगे, हम चेक करके वापस दे देंगे। तो वैसे शेड्यूल है वो तो आपको ग्रुप्स में पता ही चल गया होगा। जो सिलेबस है वो भी हमने भेज दिया है। वैसे जो फर्स्ट आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा चैप्टर 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन, एक एक चैप्टर का टेस्ट है और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बनाया हुआ है। स्मार्ट सिलेबस आपके पास होगा, अगर नहीं है तो हम आज इंशाल्लाह भेज देंगे आपको ग्रुप्स में। जी नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन? जी बेटा एनी क्वेश्चन? और कोशिश करें जो आपके फेलोज जो है ऑनलाइन लेक्चर नहीं ले रहे तो आप उन्हें कहें कि जो है ऑनलाइन लेक्चर लें, क्योंकि ये बाद में ये सिलेबस आपको रिवाइज नहीं कराएंगे और ना ही हमारे पास इतना टाइम होगा। बेटा कितने नंबर्स का होगा ये बेटा डिपेंड करता है टीचर्स बनाने वाले का। हमने जो है फिजिक्स की अगर बात करें तो 50 नंबर का बनाया हुआ है। क्या जो है वैल्यूज हैं, कैसे बनाया हुआ है, चलें ये मैं आपको बता देता हूँ। 50 नंबर का जो पेपर है उसके अंदर जो है 10 MCQs और इसके अलावा जो है आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 न्यूमेरिकल। ये टेस्ट है बेटा। 10 शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी 10 MCQs, 12 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर के और जो है 2 न्यूमेरिकल। इट मीन क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें 10 MCQs, क्वेश्चन नंबर 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चन, सारे अटेम्प्ट करने होंगे। जी तो ये हमने उलट किया है। सेकेंड ईयर का पेपर जो है वो अयाज साहब ने बनाया है, फर्स्ट ईयर का पेपर मैंने बनाया है। बेटा ये जो है कोशिश किया करें जो है कंपैरिजंस आप ना ही क्या करें तो बेस्ट है। आप कोशिश किया करें आपके मुताबिक जो आपको सिलेबस दिया गया आप उसके मुताबिक तैयार किया करें। ठीक है जी, और ये अपने माइंड से निकाल दिया करेंगे फलां ने बनाया है तो ऐसा होगा, फलां ने बनाया है तो ऐसा होगा, ये मुश्किल होगा आसान होगा। आप अपनी, ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। समटाइम्स पेपर मुश्किल होता है, आप कहते हैं ये तो बिल्कुल हलवा पेपर है। वजह क्या होती है? आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी। तो जी 10 MCQs होंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है AB पार्ट बने होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल। और कोशिश करनी है स्मार्ट सिलेबस से ही तैयार करना है, एक्स्ट्रा कोई चीज आपने नहीं देखनी क्योंकि वैसे टाइम वेस्ट होगा। तो मेरे ख्याल में आप लेक्चर लेने के बाद कोशिश किया करें आप अपना एक, हर जो स्टूडेंट है कोशिश करें अपना एक स्केड्यूल बना ले अपने आप के मुताबिक। ठीक है जी, कि इस टाइम के ऊपर मैंने जो है ये लेक्चर लेना है, ऑनलाइन लेक्चर। अगर ऑनलाइन लेक्चर किसी वजह से आपका स्किप हो जाता है तो आप YouTube से देख सकते हैं, वो आपको लिंक मिल जाते हैं, या लिंक ना ही मिले तो चैनल पे मिल जाता है। और दूसरी चीज जो है आप ये देखें कि इस टाइम मैंने तैयारी करनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि आपने किस टाइम में तैयारी करनी है और कितनी देर तैयारी करनी है। मैं अक्सर आपको कहता हूँ ये आप 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, जी मैंने तीर मार लिया,
इस चीज से कोई नहीं है, आप इतनी देर कम से कम पढ़ें कि जो आपका टेस्ट है वो आपको याद होना चाहिए। आपके मुताबिक, कोई बंदा 100% नहीं होता, हम भी नहीं है, तो आपके मुताबिक वो टेस्ट आपको याद होना चाहिए कि मेरे मुताबिक ये टेस्ट मुझे याद हो गया, फिर आप उसी टाइम निकाल के उस टेस्ट को जो है लिख ले। तो आपको 3 जो है टाइम एडजस्ट करने पड़ेंगे। एक वो टाइम जो कि लेक्चर का टाइम है, दूसरा टाइम कि जिसमें आपने प्रिपरेशन करनी है, कल का टेस्ट कौन सा है, और वो टाइम जब आपने प्रीवियस जो टेस्ट है वो देना है। तो कोशिश किया करें लेक्चर लेने के बाद जो आपका टेस्ट होगा आप वो लिख लिया करेंगे। उसके बाद जो बाकी टाइम आपका बचता है उसमें सारा रात होती है आपके पास काफी सारे, अगर इस टोटल टाइम इसके आप घंटे बना ले तो काफी सारा टाइम बनता है। तो कोशिश करें जो है अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलें अगर आपने कोई टारगेट अचीव करना है तो। ठीक है जी। जी कोई और क्वेश्चन? जी एनी क्वेश्चन बेटा? चलें जी, आई थिंक जो है आप बोर होने लगे हैं मेरी बातों से, तो यहाँ पे ये सेशन एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।